Hello everyone, so I am going to discuss chapter 2 of Forum IS Polity PYQ book. So let's start. इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक्स पे है, मतलब DPSP के बारे में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिया था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक ऑफिस ऑफ स्टेट, ये तो DPSP के अंदर आता है। दूसरा क्या है, जो वैल्यू एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आता है। सो ये याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आर्टिकल 368 पे बेस्ड है, और इसमें कुछ याद रखना है आर्टिकल 368 के बारे में कि जो आर्टिकल 368 है ना, ये इट मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसमें कुछ और फैक्ट्स याद रख लेना है हम लोग को कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो रिक्वायर होता है 1/2 ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन। सो इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241 एंड 279A, और चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11। और क्या आता है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ये भी आता है कि 7th शेड्यूल को भी अमेंड करने के लिए हमको नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। और क्या है, चौथा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट एंड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स 368। सो याद रखना है। अभी जो भी बताया हूँ ये ऐसे चीज़ थे जिसमें 1/2 द स्टेट्स का रेटिफिकेशन मिनिमम चाहिए ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये 8th शेड्यूल पे बेस्ड है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था उसमें कौन कौन से लैंग्वेज ऐड किया गया था। सो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया गया था, ये 3 लैंग्वेज ऐड किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो बेसिक पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। कौन कौन से हैं कि जो पार्ट 9th में म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाता है, पार्ट 18 में अपना इमरजेंसी प्रोविजंस आता है, और पार्ट 20 में अपना अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में है। सो राइट टू जो प्राइवेसी है ना वो अंडर आर्टिकल 21 के अंडर है, ठीक है ना। और ये राइट टू प्राइवेसी जो है ना, इट इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक फैक्ट और याद रखना है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बट इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो ये याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आर्टिकल 368 पे बेस्ड है, और इसमें ये पूछ रहा है कि जो एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील है कि नहीं आर्टिकल 368। सो ये तीनों टर्म्स है अपने आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट में। एडिशन भी हो सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, रिपील भी कर सकते हैं, तो ये तीनों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में है, ठीक है, और आर्टिकल 368 पे है। सो अभी तक हमने जो देखा है ना, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 368 पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, जो 24th अमेंडमेंट जो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट अमेंडेड आर्टिकल 368, और इसने क्या किया, प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी कर दिया, मतलब मैंडेटरी कर दिया टू गिव हिज एसेंट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम। मतलब कि 24th अमेंडमेंट जो हुआ उसमें आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, और इसमें ये बताया गया कि जो प्रेसिडेंट का ना, इट इज़ मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी टू हिम टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा था, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary powers in the matters of application of laws violates which of the following articles। so ये आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब यही था ना कि कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है, अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो आर्टिकल 14 ही है। और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, इट इज़ एन कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ के तहत क्या क्या आता है, 3 एलिमेंट्स आते हैं उसमें। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड
इक्वालिटी भी फॉलो एंड रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये याद रखना। और कुछ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो तो बेसिक पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करता है। सो ये तो अपना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करता है, डीपीएसपी को भी वायलेट करता है, आर्टिकल 39 के अंदर आता है। और आर्टिकल 39 के अंदर ही कुछ और भी प्रिंसिपल पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि सिटीजन्स वीमेन एंड मेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब बेसिक यही आता है, रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसके अंदर है, आर्टिकल 39 के अंदर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो ये पूछ रहा है कि अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया है वो अभी उसका स्टेटस क्या है। सो अभी वो क्या है, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये याद रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इट इज़ एन लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 300A, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। मतलब कि जो पहले हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, और आर्टिकल 19(1)(f) में जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब लीगल राइट्स के तहत आर्टिकल 300A में। सो ये फैक्ट्स याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11th है, उसमें पूछ रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सो ये तो राइट टू इक्वालिटी ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो हमारा द टर्म अनटचेबिलिटी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। और 1974 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1995 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये सब रिलेटेड किससे हैं, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, वो ये पूछ रहा है कि जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब डीपीएसपी के बारे में, आर्टिकल 36 से 51 के बारे में। सो एक कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा डीपीएसपी है ना, शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं, जैसे कि हमारे कुछ लिमिटेशंस है पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी में। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, नो लीगल फोर्स, मतलब कि जो डीपीएसपी है ना, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर द वायलेशन। और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में इसका लिमिटेशन है, जैसे कि डीपीएसपी लीड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर्स एंड प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट, इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है। थर्ड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स भी हो जाता है कभी कभी इसका। फोर्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अ लॉ कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट फॉर वायलेटिंग डीपीएसपी। सो ये लिमिटेशंस है पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी में। ना जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो ये पूछ रहा है कि जो राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस इस किसके अंदर आता है। ये अगेन आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 तो अच्छे से प्रिपेयर करना, उसके अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो सबको याद कर लेना। सिमिलरली आर्टिकल 368 के बारे में भी याद कर लेना सब कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वो ये पूछ रहा है कि जो डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी का, मतलब लिबर्टी का डेफिनेशन क्या, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। सो इसमें लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। लॉ प्रमोट लिबर्टी, अ मोर लॉ देयर इज़ द मोर लिबर्टी देयर इज़, एंड एज सून एज द लॉज एंड लिबर्टी ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। मतलब जहाँ पे लॉ नहीं होगा वहाँ पे लिबर्टी भी नहीं एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। और जॉन लॉक का एक कोटेशन याद कर लेना है, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम और लिबर्टी, ठीक है, ये याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 अपना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। सो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत आया था, ठीक है ना। राइट टू प्रिवेसी ऐड किया गया था राइट टू लाइफ में। सो अभी हमने देख लिया दो चीज़ें कि राइट टू प्रिवेसी 2 बार रिपीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, वो तो हमने अभी लिबर्टी के साथ वाला जो डिस्कस किया ना, वही लिबर्टी उसमें भी आ गया, जो क्वेश्चन ऑफ 14th में डिस्कस किया वही है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 17th है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। सो इसमें कुछ चीज़ें देख लेना है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना अंडर आर्टिकल 51 है, वो भी नॉन जस्टिसेबल है, लाइक DPSP में अभी हमने जो देखा। और एक चीज़ और याद कर लेना है कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ बीइंग ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू मैंडमस। तो ये फैक्ट याद रखना है, मैंडमस के थ्रू नहीं इन्फोर्स किया जा सकता है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट के बारे में, मतलब इमरजेंसी के बारे में। सो जो हमारा इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जब हमारा प्रेसिडेंट रूल जब लागू होता है तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज़ इज़ नॉट नेसेसरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट कैन ईदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मैंडेटरी नहीं है, वो करने को कर सकता है पर ये मैंडेटरी नहीं, तो ये पॉइंट याद रखना है। और जब प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मीन्स प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड, तो ये कौन कौन से हैं? ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट हो सकता है। और तीसरा क्या है? प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो ये फैक्ट याद रखना है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसमें क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट था कि वो मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करे, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो राइट टू वोट का स्टेटस पूछ रहा है। सो राइट टू वोट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अंडर आर्टिकल 326 पे, ठीक है ना। ये फैक्ट याद रखना है और ठीक है, यही याद रखना है। और इसमें दो चीज़ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स, मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़े से दे आर वेरी टफ टू चेंज और अमेंड और रिपील, और लीगल राइट्स थोड़े उससे नीचे लेवल के होते हैं, मतलब उनको ईजिली चेंज किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में दिया है, और ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया है। जो राइट टू आर्टिकल 23 है उसमें क्या है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेवल के बारे में। और ये जो है ना, इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, एंड नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन के बारे में। सिमिलरली हाँ, बस यही है इस क्वेश्चन में, तो यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो DPSP के बारे में। सो DPSP अभी हमने देखा था कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। सो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मतलब जो भी चीज़ जस्टिसेबल होगा ही नहीं, वो कोई लिमिटेशन रखेगा ही नहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है ना, याद रखना है। और कुछ टर्म्स यहाँ पे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है कि जो DPSP में जो टर्म स्टेट है, इट इज़ सिमिलर इन टू द इट हैज़ सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। सो यहाँ मतलब जो भी DPSP में जो स्टेट्स होता है ना, वो इट कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन द कंट्री। सो DPSP के बारे में याद रखना है। और DPSP के जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो सब प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। ये वीडियो बना लेना है इसको अच्छे से और उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना वो अगेन DPSP के बारे में, और इसमें ये पूछ रहा है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, इसमें क्या क्या ऐड किया गया था DPSP में।
सो इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972 में आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, और आर्टिकल 39 में क्या था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 ए ऐड किया गया था, उसमें क्या था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 43 ए ऐड किया गया था, इसमें क्या था, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। आर्टिकल 48 ए ऐड किया गया था, और इसमें क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इसी में और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद कर लेना है। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 था, उसमें आर्टिकल 38 है ना, वो ऐड किया गया था। इसमें क्या था, द स्टेट्स टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन द इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। और कुछ एक याद करना है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 है ना, उसको चेंज किया गया था, और इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सो ठीक है, ये याद कर लेना है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 45 जो था पहले DPSP, उसको चेंज किया गया, और उसको आर्टिकल 21 ए कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। और 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक और DPSP ऐड हुआ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो DPSP से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हुए, उन सब के बारे में कब कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें 4 चीज़ें ऐड किया गया था, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 48 ए। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1971 हुआ, इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 38। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ, उसमें हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 को चेंज किया, और उसको आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक और DPSP ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। सो याद कर लेना है, DPSP तो याद ही करना अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना है कि एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, ठीक है ना, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, आर को रिलेटिव विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये याद रखना है। देयर कैन बी नो राइट विदाउट करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, और अ ड्यूटी विदाउट अ करस्पॉन्डिंग राइट, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारा जो आइडिया था ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज टू एम्फसिस द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे enjoyed by them, ठीक है ना। ये आइडिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने में, ताकि जो सिटीज़न हो ना, दे हैड एन ऑब्लिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ फंडामेंटल राइट दे एंजॉय, ठीक है ना। मतलब उसके एक्सचेंज में था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट दे रही है, तो सिटीजन्स का भी एक राइट वो होता है, ऑब्लिगेशन है कि वो भी समाज को कुछ करें, समाज के लिए कुछ ड्यूटीज़ निभाएं ना। क्वेश्चन नंबर जो 24th है, वो वेलफेयर स्टेट के आइडियल बारे में, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक इसमें है, ये तो डायरेक्टली DPSP में दिया है, तो ये याद रखना है। सो हमारा जो DPSP है ना, वो हमको इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी देता है, ये याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हमको सारे याद कर लेना है, उसका वीडियो भी बनाया हो तो उसको याद कर लेना अच्छे से, एक एक आर्टिकल जो भी है उसमें ना। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, वो अगेन DPSP के बारे में, और इसमें क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ DPSP, मतलब कि जो सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, ये जो भी डिफरेंशिएशन दिया था फंडामेंटल राइट्स लक्ष्मीकांत में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, ये सब हमने खुद के अपने लिए किया है। सो ये हमको लक्ष्मीकांत से अच्छे से देख लेना है कि गांधीयन में कौन सा आता है, सोशलिस्ट में कौन सा आता है, लिबरल, इंटेलेक्चुअल में कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या देख लेना, गांधीयन में कौन कौन सा है, विलेज पंचायत के बारे में है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है, और ये आर्टिकल 40 में आता है ना। और एक और है आर्टिकल 43 में, क्या आता है, लिविंग वेजेस टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड डिसेंट वर्क प्लेस टू द वर्क, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में आता है, रूरल
कोऑपरेटिव्स बेसिस इन रूरल एरियाज़ के बारे में आता है। सो ये याद कर लेना है लक्ष्मीकांत से कि कौन कौन सा किस में आता है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल में कौन कौन सा आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे बेस्ड है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना है कि जो नेशनल, पहले तो चीज़ ये याद रखना है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था। लॉन्च कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था। और इसमें जितने भी पॉलिसीज़ है ना, वो इट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSPs में आता था। मतलब कुछ कुछ जो प्रोविजंस हैं ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये किससे मैच होता है? DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स में नहीं, ठीक है ना। और कुछ याद कर लेना है कि जो DPSP है ना, इट एम्स टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू वेलफेयर स्टेट्स। द आइडियाज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो ये फैक्ट याद रखना है कि जो हमारा वेलफेयर स्टेट है ना, उसका आइडिया हमारे DPSP में दिया है, लेकिन द आइडियाज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 28 है, वो अगेन DPSP के बारे में कि डिफरेंस क्या है DPSP और फंडामेंटल राइट्स। सो इसमें क्या है कि जो DPSP है ना, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, वेरियस फंडामेंटल राइट्स जो है ना, दीज आर एनफोर्सिएबल। पर इसमें एक चीज़ याद रखना कि दोनों ही पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो बेसिक याद ही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, वो अगेन DPSP के बारे में। सो DPSP के जितने भी आर्टिकल हैं ना, सबको याद कर लेना आर्टिकल वाइज, इसमें कौन से गांधीयन है, सोशलिस्ट है, लिबरल कौन सा है, और आर्टिकल नंबर वाइज सब याद कर लेना है बेसिक से जाके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, वो आर्टिकल 360 के बारे में, 360 फाइनेंशियल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 360 पे है। सो जब आर्टिकल 368 होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लागू होता है, सो इट रिक्वायर्स द रैटिफिकेशन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, ठीक है। और इस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट जो है ना, इट कैन आस्क द स्टेट्स टू कट द पे एंड बेनिफिट ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, टू होल्ड ऑल मनी बिल्स इन द रिजर्व फॉर कंसिडरेशन बाय पार्लियामेंट वंस दे हैव बीन enacted by state legislature to reduce the salaries and allowances of central government officials including those of Supreme Court and High Court judges। सो ये चीज़ याद रख लेना है कि जब आर्टिकल 368 फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है ना, सो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ना, वो किसी का भी सैलरीज और अलाउंसेस या कुछ भी पे है ना, पे एंड बेनिफिट, उसको रिड्यूस कर सकता है। सो याद रखना। और इमरजेंसीज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बेसिक से जाके तीनों जो इमरजेंसी है उन सबको याद कर लेना है अच्छे से। ना क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी पे अगेन है। सो राइट टू प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी याद करना है। और इसमें क्या याद करना है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इज़ अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। अभी नहीं है। और अभी हमने पहले भी देखा था जस्ट कि पहले क्या था कि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आर्टिकल 301 के तहत पार्ट 12 में इसको हमने बस लीगल राइट बना दिया है। ठीक है। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। ठीक है ना। और कुछ और चीज़ें याद रख लेना है कि ये रीज़न, मतलब ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स इसको नॉर्मल लीगल राइट्स बनाने का। सो इसमें ये रीज़न था कि द स्टेट्स टू रिक्वायर सरप्लस लैंड फ्रॉम द लैंड ओनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द लैंडलेस फार्मर्स। मतलब ये था कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स होता है, तब तो हमारा जो स्टेट्स है, मतलब कोई गवर्नमेंट है, उसको सरप्लस लैंड ओनर्स ले ही नहीं सकती थी और डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता था लैंडलेस फार्मर में। इसीलिए हमने इसको अमेंड करके नॉर्मल राइट्स, लीगल राइट्स में बनाया।
द अमेंडमेंट ऑल्सो मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो रिमूव्ड द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू पे कंपनसेशन फॉर एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द कंपनसेशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 300A। ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा है, ये जो मुझे एक क्या करना है ना, एक पोस्टर जो मिलता है उसको लेके आना है आर्टिकल्स के बारे में, और उसको आर्टिकल्स को याद कर लेना ऑलमोस्ट, कहाँ कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ और कुछ और याद कर लेना है कि जो इसी में जो और पार्ट्स दिए थे क्वेश्चन नंबर 31 में कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, आर्टिकल 30 क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें ये पूछ रहा है कि अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस में कौन सा आर्टिकल आता है, तो ये आर्टिकल 55 ही है इमरजेंसी का। और कुछ ऑप्शंस में कौन कौन से आर्टिकल, और कुछ अदर ऑप्शंस में कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए थे, जैसे कि आर्टिकल 215 ये ये क्या कहता है, एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द ऑल पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये आर्टिकल 215 में है। आर्टिकल 275 में क्या है, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू द सर्टेन स्टेट्स। एक और ऑप्शन था उसमें आर्टिकल 325 के बारे में है, वो क्या कहता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ये अगेन डीपीएसपी के बारे में, और अभी हमने पढ़ा कि डीपीएसपी में तो है ना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। 34 अगेन डीपीएसपी के बारे में। सो डीपीएसपी के सारे जो आर्टिकल्स हैं ना सबको याद कर लेना अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल ऑलमोस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो 44th अमेंडमेंट में क्या क्या फीचर्स थे 44th अमेंडमेंट एक्ट के, वो है। सो इसमें कुछ याद रखना है 44th में क्या क्या ऐड हुआ था, क्या क्या डिलीट हुआ था। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट में इट रिस्टोर्ड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 6 to 5 years, ठीक है ना, मतलब 6 साल से 5 साल कर दिया था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। सेकेंड क्या हुआ, इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है ना, ये दूसरा था। तीसरा क्या किया 44th अमेंडमेंट एक्ट, इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक any matter for reconsideration by the council of minister once, but if the same advice is given again he or she has to accept it, ठीक है ना, ये याद रखना है। चौथा क्या किया, it reduced the period of operation of proclamation of national emergency from 1 year to 6 month, ठीक है ना, ये याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन का 1 year था उसको 6 month कर दिया। फिफ्थ क्या है, it provides that a proclamation of emergency can be issued only on the basis of written advice by the cabinet and not by individual minister, ठीक है ना, याद रखना है कि proclamation of written advice पे ही हो सकता है, of a cabinet advice by the cabinet not an individual minister। सिक्स्थ क्या है, it restored the power of judicial review to Supreme Court and High Court which was curtailed by the 42nd Amendment Act। सेवेंथ क्या है, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 बाई लेइंग डाउन सब कंडीशन फॉर द इट्स इन्वोकेशन एंड कंटिन्यूएशन। सो अभी जितने भी बताया ना वो ऐसे थे चीज़ें, फीचर्स थी जो 44th अमेंडमेंट के तहत आई थी। सो ये सब याद रखना है, और एक लिस्ट बनाना है या फिर एक चार्ट प्रिपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, सारे जितने इंपॉर्टेंट मतलब ऑलमोस्ट सारे, उन सबको याद कर लेना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 36 था ना वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे है। सो जो हमारा 93rd अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको और क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें क्या था, एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में था। सो याद कर लेना है, उनके स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में था।
ठीक है ना, मतलब स्पेशल प्रोविजंस था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2015। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 37 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 37 वो क्या था, राइट टू इक्वालिटी के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया था। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, तो याद कर लेना। मतलब ये सब बेसिक जो आर्टिकल्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 था, वो भी बेसिक था कि आर्टिकल 16 कौन सा है, आर्टिकल 29 कौन सा है, 30 कौन सा है, 31 कौन सा है, सो ये तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, वो ये पूछ रहा है ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। ये मतलब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे याद करना है कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बस सिटीजन्स को मिलते हैं, और ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को मिलते हैं। सो पहले हमको याद कर लेते हैं कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो बस सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। सो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 16 आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 30। मतलब कि 1, 2, 5 जो आर्टिकल है ना, ये बस सिटीजन्स को मिल सकते हैं। मतलब आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ना, बस सिटीजन्स को मिलते हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। और याद कर लेते हैं कि ऐसे बाकी जो है ना, वो ऐसे आर्टिकल, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बोथ सिटीजन फॉरेनर्स को मिलते हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28। मतलब कि अभी जो हमने 5 पढ़ा था, 15, 16, 19, 29, 30, इन सब को छोड़ के बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स को मिलते हैं, याद कर लेना है। और नाउ क्वेश्चन नंबर जो 40, और यहाँ पे और याद करना है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमने जो भी 5 याद किया ना, उनको छोड़ के बाकी जो भी है ना, उसे उनको देखना पड़ेगा। ना क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय कौन सा हाउस से हो सकता है। सो हमारा जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। मतलब कहीं दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। और पर ये स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है, ये एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से कहीं से भी हो सकता है, पर स्टेट लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता है। और ये जो अमेंडमेंट बिल है ना, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर अ मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। A bill must be passed by both houses by special majority of not less than 2/3 of members present and voting and more than half of the total membership of each house. The president must give his assent to the bill. He has no power to withhold or return the bill. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सारे ही याद कर लेना भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे है। सो ये अगेन याद कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, वो अगेन ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेशन बिफोर दे आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ एसेंट चाहिए होता है। सो इसमें क्या होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का चाहिए होता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट में चाहिए होता है, और एनी लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल में चाहिए होता है। मतलब ये तीनों में ना एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए होता है अमेंडमेंट करने के लिए। सो
ये याद कर लेना है कि मतलब किस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है ना, वो प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये किस में आता है? ये तो राइट टू इक्वालिटी में ही आता है, ठीक है ना, ये तो बेसिक है, याद कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ही याद करना बस इसमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ एन जुडिशियल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फीचर्स हैं ना, कैन नॉट बी एब्रोगेटेड और अल्टर्ड इवन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है ना। और इस फीचर कुछ याद करना है फैक्ट्स की, जो बेसिक फीचर में क्या क्या आते हैं ऑलमोस्ट, जो उसमें क्या क्या आता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, रूल ऑफ लॉ आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आता है, सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट आता है, फेडरलिज्म आता है, बेसिक राइट्स गारंटी टू द सिटीजन्स आता है। और कुछ हम लोग केस लॉज देख लेते हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड हैं। उसमें पहला हमारा जो केस लॉ है वो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण में आता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, विच इम्यूनाइज द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी वॉज स्ट्रक डाउन एज इट वायलेटेड डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। सेकंड केस क्या था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में था। इसमें क्या था, विच गेव अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स टू द पार्लियामेंट एंड एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू was struck down as they destroyed harmony between the fundamental rights and directive principles. तीसरा क्या केस लॉज था, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, which was held to be violative of federalism and democracy. मतलब presidents to impose president's rule in the states was held to be violative of federalism and democracy. चौथा क्या था, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इसमें क्या था, इट वॉज हेल्ड एट लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 24th अप्रैल 1973 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो 4 लॉज थे, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉस थे, केस लॉस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है ना, वो फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। सो जो हमारा फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर है वो आर्टिकल 19A(1) में आता है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। सो यहीं पे हमारा इट completed PYQ discussion of chapter 2. Thank you.